नमस्कार दोस्तों। 26 जनवरी उन तीन जरूरी तारीखों में से एक ऐसी तारीख है जो भारत के लिए या भारत के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। 26 जनवरी एक ऐसा दिन है जब भारत का हर इंसान अपने रिलीजन और अपने कास्ट को साइड में रख करके पूरे देश के साथ इसको एक देश के पर्व की तरह मनाता है और इसीलिए 26 जनवरी हम सब के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब आखिर मैं आपसे यही से एक सवाल पूछूं कि आखिर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं, तो सब अपनी अपनी कुर्सियों से कूद करके मेरे सामने आकर के बोलोगे क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन अडॉप्ट किया गया था, उस दिन लागू किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को हम अब रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। बट ठीक वहीं से अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि जब हमारा संविधान नवंबर 1949 में ही बनकर के तैयार हो गया था, तो 2 महीना हमने क्यों वेट किया इस 26 जनवरी की तारीख के लिए? और वहीं से एक और सवाल अगर आपके सामने दाग दूं कि आखिर 26 जनवरी को हम परेड क्यों करते हैं, हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों करते हैं, आखिर 26 जनवरी को हम झांकियां क्यों निकालते हैं, सारी स्टेट्स अपनी अपनी झांकियां क्यों निकालते हैं? अगर ये सारे सवाल आपके मन में भी आते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अब क्योंकि 26 जनवरी है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, DISF टीम का भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको कुछ दें। तो हमने अपने नीव फाउंडेशन कोर्स में आपको 60% तक का स्ट्रेट डिस्काउंट देने का वादा किया है इस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। ये जो ऑफर है आपके पास, ये 28 जनवरी तक वैलिड है। आप डायरेक्टली DISF को रीच आउट करके सीधा सीधा ये ऑफर अवेल कर सकते हो। अगर आप DISF टीम से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, आप उस पर जाकर के फॉर्म फिल कर दीजिए, DISF टीम आपको रीच आउट कर लेगी। और अगर आपने ये फॉर्म 28 जनवरी से पहले फिल किया है या 28 जनवरी के दिन भी फिल किया है तो भी आप इस ऑफर के लिए बिल्कुल वैलिडेट हो। अब हम शुरू करते हैं 26 जनवरी की डिबेट के बारे में। ये जो सारे सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, उन सारे सवालों का जवाब मैं एक एक कर कर आप तक देता हूं। पहला सवाल कि आखिर 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई रिपब्लिक डे को मनाने के लिए, यानी कि हमारे संविधान को अडॉप्ट करने के लिए 26 जनवरी की तारीख क्यों चुनी गई? देखो, हमारा पूरा संविधान जो है उसके कुछ भाग तो नवंबर में लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरे संविधान को बचा करके रखा 26 जनवरी के लिए, क्योंकि ये डेट हमारे लिए बहुत ज्यादा खास थी। खास क्यों थी? हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए बहुत ज्यादा खास थी। क्यों खास थी, इसका रीजन समझने की कोशिश करना। देखो, एक शब्द आता है हमारे सामने जिसको हम जानते हैं स्वराज। ये स्वराज शब्द जो है, ये सबसे पहले बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस से, पर एक्चुअल में स्वराज शब्द का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं है। जो स्वराज शब्द जो लाया गया था वो 1906 में पहली बार दादा भाई नौरोजी के टाइम पर लाया गया था। और दादा भाई नौरोजी एक्चुअल में स्वराज शब्द के थ्रू डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, यानी कि मोटा मोटा अगर ऊपर ऊपर से आप समझो, यानी कि ब्रिटिशर्स को उन्होंने ये कहा था कि भाई इंटरनल हम अपना देख लेंगे, इंटरनल मैटर हम अपना संभाल लेंगे, आप अपना हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स देखिए, डिफेंस देख लीजिए, वो सब आप ले लीजिए, लेकिन इंटरनली हम खुद डील कर लेंगे। इसका मतलब था डोमिनियन स्टेटस का। लेकिन ये सारे पुराने नेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में नया खून आया और इंडियन नेशनल कांग्रेस और ज्यादा डेवलप हुई, तो लोग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं के मन में यह विचार आया कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए होगी। जितने यंग ब्लड थे उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस में, सारे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। और इसीलिए इन सारे नेताओं को नेहरू रिपोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। और जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जिसकी मुख्य भूमिका थी मोतीलाल नेहरू की, मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट में भी डोमिनियन स्टेटस की ही डिमांड कर दी। और इसके बाद दो नेता खासा रूप से नाराज हो गए। एक थे उसमें हमारे तेज तर्रार नेता सुभाष चंद्र बोस जी, और दूसरी तरफ थे खुद मोतीलाल नेहरू जी के सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों नेता काफी नाराज हो गए और इन्होंने बिगड़ते हुए सुर में कहा कि अगर देश को कुछ करना है तो देश को कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज लेना होगा। और उसके ठीक एक साल बाद नेहरू रिपोर्ट के लाहौर सेशन में नवंबर 19 को 1929 में पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने ले लिया। और ठीक उसके एक साल बाद, ठीक 26 जनवरी की डेट थी, 1930 का साल था, तब जाकर के लोगों के सामने पूर्ण स्वराज की डिमांड भी कांग्रेस ने रख दी। और तब पूरे देश को पता चला कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ स्वराज से काम नहीं चलाएगी, बल्कि पूरे देश को अब पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि ब्रिटिशर्स से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स भी बहुत ज्यादा अडिग थे, वो अपने एकदम स्टैंड पर खड़े थे और वो कभी इंडिया को पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना नहीं चाहते थे। लेकिन फाइनली हमारे लीडर्स ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। खास तौर से उसमें सबसे बड़ी लड़ाई सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी, जो रियल मायने में कहा जाता है। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स एक लंबी लड़ाई लड़ी और फाइनली जाकर के हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस आखिर 1947 में मिलता है। अब देखो, देश तो आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त के दिन को हम इंडिपेंडेंस डे की तरह मना लेते हैं, पर ये 26 जनवरी की जो तारीख थी हमारे बड़ी करीब थी। और इसीलिए संविधान को 2 महीने तक बचा के रखा गया कि इसको अगर हम लागू करेंगे तो हम 26 जनवरी की तारीख ही चुनेंगे। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब उस दिन से ही हम 26 जनवरी की डेट को रिपब्लिक डे की तरह मनाने लगते हैं। तो ये रियल रीजन था 26 जनवरी की डेट चूज करने का।
अब दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आखिर हम परेड क्यों करते हैं? मिलिट्री परेड आखिर शुरू कैसे हुई? तो देखो, अगर मिलिट्री परेड की बात करें तो ये पुराने ज़माने में सबसे पहले सिविलाइजेशंस की अगर हम बात करें, तो इंडियन सिविलाइजेशन की अगर आप बात करो या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की आप बात करो, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस की आप बात करो, तो ये सारी सिविलाइजेशंस भी परेड करती थी। उनका अपना तरीका था परेड करने का, और इस परेड से एक्चुअली हमें क्या दिखाना चाहते हैं? हम अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना चाहते हैं, अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं, अपने लोगों में एक अथॉरिटी असर्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए हम परेड करते हैं। लेकिन मॉडर्न डे में अगर आप बात करोगे तो पहली बार परेड का जो प्रचलन शुरू किया गया था, वो प्रूशिया द्वारा शुरू किया गया था। प्रूशिया मतलब आप मान लो आज के दिन का जर्मनी होता है। तो आज के दिन का जो मोस्टली पार्ट है जर्मनी का, वो प्रूशिया हुआ करता था, एक समय प्रूशिया एम्पायर हुआ करता था। तो उसने परेड शुरू किया था और उसका भी ऑब्जेक्टिव सेम था, वो अपनी ताकत को दिखाने के लिए पूरी दुनिया को परेड करता था। बाद में अंग्रेजों ने इसको डेवलप किया, और अंग्रेज में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब उनके किंग और क्वीन आते थे भारत, तो उनको अपनी इंडिया में ताकत दिखाने को ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ा परेड करती थी। बाद में जब हम आजाद हुए, तो हमारे लीडर्स ने पहले दिन 1950 में 26 जनवरी के दिन ये परेड कंडक्ट की थी। ये उसी समय की तस्वीरें हैं जब हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये परेड हमने की थी। उस समय सिर्फ ये परेड मिलिट्री परेड हुआ करती थी, और इसका भी ऑब्जेक्टिव सेम था कि हम अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, अपनी ताकत, अपनी कंट्री की ताकत को दिखाने के लिए परेड करते थे। लेकिन विद टाइम चीजें बदली, साल दर साल हम बदलते गए, हम और इवॉल्व होते गए। और बाद में आप सबको पता है कि इंडिया ना एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हर स्टेट में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ हर 100 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती हैं। हर 100 किलोमीटर पे लोगों के कपड़े, लोगों के बात करने के तरीके बदल जाते हैं। तो उस वैसे डाइवर्स देश में हमें उसको शोकेस करना होता है जब पूरी दुनिया के सामने, तो हम कैसे करते हैं? तो हर स्टेट की जो झांकियां का जो पर्पस है, वो इसी का मतलब है कि हम अपनी डाइवर्सिटी में भी यूनिटी दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को। और इसीलिए आप देखते हो कि हर स्टेट से एक अलग अलग अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती हुई झांकी आती है। तो झांकियों का पर्पस भी हमारे देश में इसीलिए है। तो झांकियों का भी जो पर्पस है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो भी क्लियर है कि हम अपनी डाइवर्सिटी में यूनिटी दिखाते हैं, क्योंकि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, इंडिया दैट इज भारत। तो ये सारी जो सवाल मैंने आपसे पूछे थे, आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।